Dear students, welcome to all of you in Mittal English classes. I am PC Mittal. I am going to tell you the use of it today. आज मैं आपको it का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि वाक्य का कर्ता कौन होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। जिन वाक्यों में कोई एक्शन की होती है, कोई कार्य होता है, उन वाक्यों में हमारे एक वास्तविक कर्ता होता है। ऐसे वाक्य जिनमें कार्य करने वाला डूअर ऑफ एन एक्शन या जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वाक्य का कर्ता कहलाता है। ऐसे कर्ता वास्तविक कर्ता होते हैं, परंतु कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें एक्शन नहीं होता, उनमें कर्ता कहाँ होगा, अर्थात उनमें कर्ता नहीं होगा। तो ऐसे वाक्यों में हम डमी सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं। उनके स्थान पर डमी सब्जेक्ट इट का प्रयोग किया जाता है। इट का प्रयोग दिन, समय, मौसम, सर्दी, गर्मी, प्राकृतिक घटना, अंधेरा, उजाला आदि अन्य बातों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। क्योंकि इनमें हमारा रियल सब्जेक्ट नहीं होता, इनका आरंभ हम इट डमी सब्जेक्ट से करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, इट इज संडे टुडे, इट वाज रेनिंग, संडे दिन बता रहा है, रेनिंग मौसम बता रहा है, वर्षा बता रहा है, इट इज 6 o'clock समय बता रहा है, इट इज स्प्रिंग सीजन ये मौसम बता रहा है। इस प्रकार इट का प्रयोग इन वाक्यों के साथ जहाँ पर डमी सब्जेक्ट होता है वहाँ पर इट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट में बी, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर भी डमी सब्जेक्ट इट का प्रयोग किया गया है। इन वाक्यों की रचना इस प्रकार होती है, इट बी। बी का मतलब हमने पिछली क्लास में बताया था आपको, इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी। उसके बाद ए नाउन, कोई नाउन लगेगा या कोई एडजेक्टिव आएगा। इस प्रकार की रचना उपरोक्त वाक्यों में आपको देखने को मिली। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जो ये बताते हैं कि किसी भी कर्ता को, किसी भी सब्जेक्ट को कार्य करने में कितना समय लगता है या कितना समय लगा या कितने समय लगेगा। क्योंकि हम एक वाक्य को तीनों टेंस में उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। ऐसे ही यहाँ पर जब इसकी रचना होगी, इसकी वाक्य रचना होगी, इट के बाद टेक लगाएंगे। टेक को हम टेंस के अनुसार बदल देंगे। प्रेजेंट होगा टेक या टेक्स, और पास्ट होगा यहाँ टू का जाएगा, और फ्यूचर होगा तो विल टेक का जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट इसके बिल्कुल बाद में रखना है। और उसके बाद टाइम फ्रेज, जितना समय लगेगा तो वो टाइम फ्रेज में आ जाएगा। एग्जाम्पल, मुझे इस काम को पूरा करने में एक लंबा समय लगता है। ये एक लंबा समय लगता है, ये टाइम फ्रेज है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मी है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, इसका डमी सब्जेक्ट इट है। इट टेक्स मी, ये टेक्स ये प्रेजेंट टेंस के अनुसार है। इट टेक्स मी ए लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट दिस वर्क। इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, इसके बाद और एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, मुझे घर पहुंचने में 20 मिनट लगे। ये लगे, यहाँ पर लगे, इसका मतलब ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमने टुक लगा। टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जो कि पास्ट टेंस में यूज होती है। तो हम इसकी रचना होगी आई इट, यहाँ लगेंगे इट टुक मी 20 minutes टू रीच होम। पहला एग्जाम्पल, उसे दफ्तर पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। ये आधा घंटा लगेगा, ये इस वाक्य हमारा फ्यूचर टेंस को शो कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर फ्यूचर की वर्ब लगाई विल, और यहाँ पर टेक लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इट विल टेक हाफ एन आवर टू रीच ऑफिस, इसकी इंग्लिश हो जाएगी। तो इट का प्रयोग इस प्रकार के वाक्यों में किया जाएगा। नेक्स्ट बताते हैं हमको ऐसे वाक्यों में जिनमें वास्तविक कर्ता कोई जेरेंड हो, अर्थात वर्ब में आएंगे लगी हुई हो, हिंदी में उसका अर्थ नानी हो, और या इन्फिनिटिव हो, या वो वाक्य दैट क्लॉज से हो, उसमें दैट क्लॉज हो
तो ऐसे वाक्यों का कर्ता भी डमी सब्जेक्ट इट होता है। इट का अपना कोई अर्थ नहीं होता, ये याद रखना है कि इट कोई अर्थ नहीं लिए हुए नहीं होता। इसकी रचना हम कैसे करेंगे? इट के साथ में बी लगाएंगे, बी का मतलब वही इज आर एम वाज वर विल बी शैल बी, और उसके बाद एडजेक्टिव लगाएंगे, कोई भी एडजेक्टिव हो सकता है। उसके बाद इन्फिनिटिव लगाएंगे, इन्फिनिटिव अर्थात टू से पहले वर्ब जुड़ा, टू से पहले टू के बाद वर्ब जुड़ा होगा, अर्थात टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट के बाद बी होगा या जेरेंडियल फ्रेज होगी। इस प्रकार की हमारी रचना होगी। एग्जाम्पल के तौर पर, इट इज डेंजरस टू वॉक इन द रोड, सड़क में टहलना खतरनाक है। तो ये इट जो है वो टू वॉक इन द रोड इसके इक्विवेलेंट होता है, ये सब्जेक्ट होता है, और इसकी पूर्ति हमारा ये कर रहा है इट। उसके बाद इट इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर, ये ऑफ गोइंग देयर ये हमारा जेरेंडियल है, और इसमें यहाँ पर इज वर्ब टू बी है। नेक्स्ट है इट इज सेफ टू स्टे एट होम, जो कि आजकल चल रहा है कोरोना की वजह से। ये वाक्य है इट इज सेफ टू स्टे एट होम, घर पर रहना सुरक्षित है। यहाँ पर टू स्टे इन्फिनिटिव है और इज बी है। ऐसे वाक्यों में हम इट डमी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं आगे हम इसका कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यदि सीम्स लुक अपीयर्स, इनके बाद दैट क्लॉज हो तब भी उन वाक्यों को इट से आरंभ करते हैं। जैसे इट सीम्स दैट ही इज इल, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि वह बीमार है। तो दैट क्लॉज शुरू हो गया यहाँ पर, यहाँ सीम्स आ गया, तो यहाँ पर भी हम वाक्य को इट से शुरू कर रहे हैं। इट अपीयर्स दैट देयर इज नो वन इन द रूम, ऐसा प्रतीत होता है कि कमरे में कोई नहीं है। तो इन वाक्यों में जो सब्जेक्ट है हमारा वो होगा इट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट का प्रयोग ऐसे वाक्यों में भी की जाती है जहां पर पहचान करने वाले या उस पर जोर डालने के लिए, किसी को पहचान करने के लिए या जोर डालने के लिए, स्ट्रेस करने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा इस वाक्य में तुम्हारा मित्र ही जोर जोर से चिल्ला रहा है, अर्थात और कोई नहीं, ये तुम्हारा मित्र ही है, तुम्हारा मित्र ही, तो यहाँ मित्र ही पर जोर दिया गया है। मित्र, इट इज योर फ्रेंड, इट्स योर फ्रेंड क्राइंग लाउडली, तो यहाँ पर फ्रेंड के ऊपर स्ट्रेस है, जोर दिया गया है, उसको पहचान की गई है कि कौन चिल्ला रहा है, तो तुम्हारा मित्र, तो यहाँ पर मित्र के ऊपर स्ट्रेस है, ये बात ध्यान रखनी है। इट इज योर फ्रेंड क्राइंग लाउडली, ऐसा एग्जाम्पल हो, मेरा पुत्र ही ऐसा कर रहा है। इट इज नॉट ओनली, इट इज ओनली माई सन, यहाँ पर ये कहा कि इट इज माई सन डूइंग सो, यहाँ पर केवल पहचान की गई है कि माई सन, मेरा बेटा ही ऐसा कर रहा है। तो ये पहचान है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम, कौन कर रहा है ऐसा, मेरा बेटा। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो वाक्य किया गया इसका सब्जेक्ट इट हुआ। मैंने ही तो तुम्हारी सहायता की, ये जताना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि मैंने ही तुम्हारी सहायता की। इस वाक्य को हम ऐसे लिखेंगे इट इज आई, यहाँ पर मी नहीं लगाते, गलती होता है, सब्जेक्ट लगता है आई, इट इज आई हु हेल्प यू। बहुत सी बार बच्चे इसमें मी लगा देते हैं, कुछ इंग्लिश ग्रामर में भी मी लगा होता है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव केस नहीं बल्कि सब्जेक्टिव केस आता है वर्ब टू बी से के बाद। अब नेक्स्ट पॉइंट कहा, जब हम छोटे बच्चे का जिक्र करते हैं जिसके बारे में हमें उसके सेक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जैसे बच्चा पैदा होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इट विल बी ए बॉय और गर्ल, तो हम सेक्स उसका श्योर नहीं है, तो ऐसे वाक्यों में भी हम इट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, द बेबी इज स्लीपिंग इन हर और हिज मदर्स बेबी लैप, लैप माने गोद, बच्चा अपनी माता के गोद में सो रहा है। आई होप इट विल बी ए बॉय, मुझे पता नहीं है ये लड़का है लड़की है, तो अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इट का प्रयोग करूंगा, इट विल बी, अर्थात ये बच्चा लड़का होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं, बिकॉज आई एम नॉट श्योर, इट इज ए बॉय, इट मे बी ए गर्ल और ए बॉय। इसी प्रकार इट का प्रयोग हम
बहुत सारे वाक्यों में कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल और बताता हूँ। इनसे अलावा मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे इट इज टाइम टू गो टू ऑफिस, इट इज टाइम टू स्टे एट होम, इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइंब ऑन दिस माउंटेन, सो ऑन। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी वाक्य हैं जिनमें हम टाइम फ्रेज का प्रयोग करते हैं या इट का प्रयोग करते हैं। तो वो उन वाक्यों को हम डमी सब्जेक्ट इट से ही तैयार करते हैं। आज इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम लेंगे देयर का प्रयोग। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं।